हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है बैंक से यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम 12th और 13 अगस्त का डेली करंट पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सारे करंट एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपका दोस्त शीरकनाथ पहले बैंकिंग की तरफ ले चलता हूँ। तो बैंकिंग में अगर हम बढ़ें तो ये अभी के टाइम पे एक आरबीआई की तरफ से सर्वे रिलीज किया गया है और ये है हमारा 101 सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फॉरकास्टर, जिसके अंतर्गत जो जीडी प्रेडिक्शन की गई है वो 6.6% की गई है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, जीडी प्रेडिक्शन के बारे में हमने पढ़ा था जो आरबीआई का एमपीसी मीटिंग था, वहाँ पे भी कि आरबीआई ने जो एमपीसी मीटिंग है वहाँ पे 6.6% जो है रखा है बेसिकली जीडीपी, ठीक है। और सीपीआई कितना रखा है 5% पे रखा है। और यहाँ पे अगर हम देखें पिछला जो 100 सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर लाया गया था, इसके अंतर्गत आपको मिलेगा कि 6.5% रखा गया था जीडी प्रेडिक्शन, ठीक है। तो ये जो सर्वे है ये हर महीने रिलीज किया जाता है इन द सेंस कि ये जो है पिछले महीने जो रिलीज किया गया था उस समय बोला गया था कि जो फाइनेंशियल ईयर 2027 है उस समय प्रोजेक्ट किया गया था 6.5% और अभी का टाइम पे किया गया 6.6%, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और डिटेल के बारे में बात करें तो इस सर्वे में आपको मिलेगा कि फाइनेंशियल ईयर 2027 की बात करें वो तो हमें 6.6% ही दिख रहा है, पर 2028 के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें जीडी प्रेडिक्शन थोड़ी बढ़ाई गई है, 7.0% बोला गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको इतना सा याद रखते हुए चलना है। और बेसिकली सर्वे न्यूज़ वाला बताना इतना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि आपको जो जीडी प्रेडिक्शन दिखता है जो एमपीसी मीटिंग के अंतर्गत कराया जाता है, जो अभी के टाइम पे 6.6% रखा गया है, वो इसी सर्वे के अंतर्गत आपको मिलता है। तो ये चीज़ आपको याद रखते हुए चलना है। और ये सर्वे किसके द्वारा रिलीज की जाती है, आरबीआई तरफ से रिलीज की जाती है। तो एक छोटा सा न्यूज़ है, इसको ज़्यादा डीप में कोई पढ़ने की कोई ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलेगा जिसके अंतर्गत लोकसभा में ये ऑलरेडी पास हो चुका है, राज्यसभा में भी अब ये पास हो गया है और अब इसमें सिर्फ प्रेसिडेंट का एसिड्स चाहिए। तो पार्लियामेंट के बारे में बात करें तो पार्लियामेंट के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं, तो दोनों ने पास कर लिया है बैंकर बुक एविडेंस बिल 2026 का। और इससे पहले जो बिल था वो आपको मिलेगा 1981 का, उसको रिप्लेस करेगा, 135 ईयर ओल्ड बिल को रिप्लेस करने का काम करेगा। अब इस बिल के बारे में बात करें तो जैसे नाम से ये काम पता लगता है, तो यहाँ पे एविडेंस मतलब ये कोर्ट से रिलेटेड आपको मिलने वाला है और यहाँ पे बैंकर बुक्स की बात हो रही है। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो पुराना जो 1981 था उस समय जो हमारे पास चीज़ें करी गई थी कि उस समय हमारे पास ना ही कोई डिजिटल फॉर्म में कोई भी चीज़ें रहती थी, पर अभी के टाइम पे आप देखोगे तो सारी की सारी चीज़ें हमें क्लाउड में या डिजिटल फॉर्म में ही मिलता है। सो उस समय बताया गया था कि कोई भी अगर बैंक रिकॉर्ड है उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया जा रहा हो तो फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो इस रूल को चेंज कर दिया गया है और अब बोला गया है कि अभी के टाइम पे कोई भी एविडेंस है, कोई भी बैंकिंग रिकॉर्ड है, तो वो अगर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड में रहेगा तब भी इसको एक्सेप्ट किया जाएगा कोर्ट प्रोसीडिंग में, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन कोर्ट जाता है, बेसिकली आपको मिलेगा कोई बैंक एम्प्लॉय अगर कोर्ट जाता है, कोर्ट में उसको पेपर रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेपर के थ्रू जो बैंक रिकॉर्ड है वो रिप्रेजेंट की जरूरत नहीं है, वो बेसिकली अपना खुद का जो डिजिटल फॉर्म में जो रिकॉर्ड है वो ही प्रेजेंट कर सकता है। तो ये बिल के अंतर्गत ये चीज कही गई है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और चेंजेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैंने पहले से बता दी कि 1981 में जो एक्ट लाया गया था उसके अंदर सिर्फ पेपर ही अलाउड था कोर्ट प्रोसेसिंग के लिए, पर अभी के टाइम पे पेपर, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, क्लाउड का जो डेटाबेस रहेगा बैंक का वो भी अलाउड रहेगा। इसके साथ ही मिलेगा कि पहले के टाइम पे क्या था कि जो डिजिटल रिकॉर्ड्स था उनको माना नहीं जाता था, ठीक है। और अभी के टाइम पे क्लियरली टेक्नोलॉजी न्यूट्रल फ्रेमवर्क जो है वो लाया गया है। इसके साथ ही पहले के टाइम पे जो मैनुअल सिग्नेचर था उसी को एक्सेप्ट किया जाता था, ठीक है। अभी के टाइम पे मैनुअल हो, डिजिटल हो या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो, सारे को एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके साथ ही आपको मिलेगा लास्ट जो कि पुराना जो एक्ट था हमारा 1981 का, वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे, बैंक के जो ऑफिसर्स थे उनके ऊपर लिमिटेड आपको मिलेगा कि प्रोटेक्शन दिया जाता था। पर अभी के टाइम पे जो बैंक के ऑफिसर्स हैं समन होने के लिए, मतलब कोर्ट में समन होने के लिए उनको पूरा का पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। इवन बैंक इज नॉट अ पार्टी टू द डिस्ट्रीब्यूट, अगर डिस्ट्रीब्यूट का पार्ट नहीं है तब भी ये जो है समन में बुलाया जाएगा
और समन में इनको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो ये जो है आपको कुछ चेंजेस मिलने वाले हैं। पहले चेंजेस सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पहले के टाइम पे पेपर वर्क होता था उसी को एक्सेप्ट किया था कोड प्रोसेसिंग के लिए, और अभी के टाइम पे डिजिटल फॉर्मेट हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट हो, क्लाउड में हो, वो सबको एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके साथ ही सिग्नेचर के बारे में बात करते हैं तो पहले से मैनुअल सिग्नेचर एक्सेप्ट किया जाता था, अभी के टाइम पे मैनुअल हो, डिजिटल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, सबको एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके साथ ही कोई भी अगर बैंक ऑफिशियल है, अगर पार्टी डिस्ट्रीब्यूट में अगर वो नहीं है, तब भी बैंक के जो ऑफिशियल्स हैं उनको समन किया जाएगा कोर्ट में, तो उनको जो है पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो ये आपको मिलेगा 3 चीजें जो कि साफ साफ इसके अंतर्गत बता दिया गया है। और अभी के टाइम पे ये लोकसभा से पास हुआ है, राज्यसभा में भी ये पास हो चुका है, और लास्ट प्रेसिडेंट का एसिस्ट चाहिए होगा तब जो है ये बिल एक एक्ट बन जाएगा। ठीक है, कोई भी एक्ट बनने के लिए इंपॉर्टेंट होता है पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा से पास हो, उसके बाद प्रेसिडेंट का एसिड लगना। तो अभी के टाइम पे प्रेसिडेंट का एसिड लगा नहीं है, पर ये एसिड लग ही जाएगा क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से ये पास हो ही चुका है। ठीक है, तो अभी प्रेसिडेंट के पास गया है ये बिल, और ये बिल जो है बाद में ये एक्ट बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपको मिलने वाला है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बैंकर बुक एविडेंस बिल है 2026 का, ये कौन सा रूल चेंज करेगा, कौन सा एक्ट चेंज करेगा? तो जो 1891 जो 135 ईयर ओल्ड रूल था उसको ये चेंज करेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज में चलें तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि पीएमएस बाजार ने अभी के टाइम पे पार्टनर किया है NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ, और दोनों मिलके सिंप्लीफाई करने वाले हैं सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेट प्रोसेस को। ठीक है, तो ये क्या प्रोसेस है उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको मिलने वाला है कि यहाँ पे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जो बेसिकली पीएमएस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, या तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के अंतर्गत आपको मिलता है कि जो पोर्टफोलियो होता है उसको मैनेज करने के लिए एक स्पेशल आपको मिलता है कि लोग रखे जाते हैं, और यहाँ पे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जिनका भी इन्वेस्टमेंट मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख हो वही यहाँ पे पैसे डाल पाते हैं। और दूसरा मिलेगा अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि बेसिकली जो हमारे नॉर्मल जो इन्वेस्टमेंट होती है जैसे कि म्यूचुअल फंड, उसके साथ आपको मिलेगा एफडी। ठीक है, जहाँ पे हम नॉर्मल इन्वेस्ट करते हैं उसको छोड़ के जैसे कि प्राइवेट फंड, हज फंड, ये सारे फंड जो होते हैं इनको बताता है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के लिए वो होता है 1 करोड़ रुपए। पहले 50 लाख था, अब 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और यहाँ पे अगर डायरेक्टर हो या तो शेयर होल्डर हो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंतर्गत तो उनके लिमिट है 25 लाख रुपए की। ठीक है, सो यहाँ पे कोई भी अगर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है और ये मीट कर रहे हैं कुछ क्राइटेरिया जो सेबी ने सेट करके रखा हुआ है, इनकम क्राइटेरिया जो सेबी ने सेट करके रखा हुआ है, तो उस केस में उनको बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, रिलैक्स्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो है इनके लिए रहने वाला है। किन के लिए रहेगा? जो भी सेबी से कहा गया वेल्थ और इनकम क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा होगा उनके लिए ही ये चीज रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 तरह के रास्ते हैं। एक रास्ता जहां पे अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है, हाई जो नेटवर्थ इंडिविजुअल है आपको, तो वो जो है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड या पीएमएस में जो है पैसे लगा सकते हैं, और उसके लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा सेबी की तरफ से। ठीक है, और उस सर्टिफिकेट का यूज करके वो बेसिकली यहाँ पे जो भी रिलैक्स रेगुलेटरी नॉर्म्स है उसके अंतर्गत पैसा लगा पाएंगे। ठीक है, तो किसी को अलाउ किया जाएगा, किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा सेबी के द्वारा। तो यहाँ पे 2 तरह के प्लेटफॉर्म है। एक है पीएमएस बाजार जो कि बेसिकली इन्वेस्ट करने के लिए हेल्प करेगा प्रीमियम जो प्रोडक्ट्स है उसमें। दूसरा आपको मिलेगा NSDL का डेटाबेस जिसके अंदर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, तो इस सर्टिफिकेट देने का काम NSDL डेटाबेस का रहने वाला है, और यहाँ पे सर्टिफिकेट लेने के बाद कोई भी इन्वेस्टर है जो भी मीट कर रहा है वेल्थ और इनकम क्राइटेरिया, वो बेसिकली रिलैक्स रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अंतर्गत प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पूरा न्यूज मिलने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पहली चीज क्या बेनिफिट मिलेंगी कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट
है उसको लोअर किया जाएगा। पीएमएस के अंतर्गत मैंने आपको बताया 50 लाख रुपए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंतर्गत 1 करोड़ की लिमिट होती है, तो इसको जो है लोअर किया जाएगा जिसको भी सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखते हुए चलना है। और इसके साथ ही आपको मिलेगा कि इनको बेसिकली जो एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो दी जाएंगी। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अभी के टाइम पे पीएमएस बाजार और एनएसडीएल मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड के साथ मिलके बेसिकली पार्टनरशिप करके इसको रिलीज किया गया है। अब इस सर्टिफिकेशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो किस तरह से प्रोसेस रहने वाला है। सो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो सबमिट होगा पीएमएस बाजार में, और उसके बाद ये जाएगा एनडीएमएल एजेंसी वेरिफिकेशन के लिए, उसका सर्टिफिकेशन दिया जाएगा इन्वेस्टर को। और ये सर्टिफिकेशन जो है ट्रांजिशन प्लस 1 डे, T+1 डे मतलब क्या हुआ, ट्रांजिशन प्लस 1 डे के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है, अगर आज अप्लाई किया जाएगा तो ये जो है बेसिकली कल जो है सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो एनडीएमएल के बारे में बात करते हैं इसके बारे में, तो ये एनएसडीएल जो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटर लिमिटेड जो कि एनएससी का पार्ट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट है, तो इसकी आपको एक तरह का सब्सिडी दिखेगा। तो इसको जून 2004 में फॉर्म किया गया था। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एनएसडीएल है और ये होल्ली ओन सब्सिडी मतलब 100% स्टैक आपको एनएसडीएल का ही मिलेगा। ठीक है, रिक्वायर्स किया जाता है भाई सेबी, इसका काम क्या होता है, सर्टिफिकेट देना। ठीक है, तो इसका काम सर्टिफिकेट देना होता है इन्वेस्टर को, तो इसी के लिए जो है इसको अपॉइंट किया गया। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में आपको मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि स्टैटिक जीके के अंदर पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। तो चलिए एक क्वेश्चन लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे पीएमएस बाजार ने किसके साथ पार्टनर करके इन्वेस्टर सर्टिफिकेट जो है प्रोसेस सिंप्लीफाई किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनडीएमएल एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड आपको मिलने वाला है, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया कि व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट फॉर इन्वेस्टर ऑब्टेनिंग, जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में बात हो रही है। सो यहाँ पे इन्वेस्टर जो भी रहेगा उसको लोअर मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड रखा जाएगा पीएमएस के अंतर्गत और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट इधर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको न्यूज़ मिलने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री की तरफ से। तो जो पीएम ई ड्राइव स्कीम है, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट स्कीम, ये स्कीम को अभी के टाइम पे अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2028 तक एक्सटेंड किया गया था। और उसके लिए जो इंसेंटिव दी जाती है ई व्हीकल को वो 2500 किलोवाट पर आवर के हिसाब से रखा जाने की बात की गई थी। और मैक्सिमम जो है एक व्हीकल को 5000 रुपये दिए जा सकते हैं, तो ये एक तरह की लिमिट रख दी गई थी। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर आप ईवी खरीदने जाते हो, अगर आपने ईवी खरीदा रहेगा तो आपको पता रहेगा, अगर आपने ईवी नहीं खरीदा रहेगा तो आपको बेसिकली जब भी आप ईवी खरीदने जाते हो तो गवर्नमेंट एक इंसेंटिव देती है, और ये इंसेंटिव बेसिकली कंपनीज को मिलता है। ठीक है, आपको नहीं मिलता, कंपनीज को मिलता है जब आप व्हीकल्स खरीदते हो, और ये एक ही बार एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अगर आप 2 व्हीलर ले रहे हो या 3 व्हीलर ले रहे हो या 4 व्हीलर ले रहे हो तो एक ही बार ये एप्लीकेबल होता है। तो मान लेते हैं कि आप कोई 1 लाख रुपए का कोई गाड़ी खरीदे हो, कोई 2 व्हीलर खरीदो इलेक्ट्रिक ईवी, ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे मिलने वाला है कि देखो ईवी में आपको किलोवाट पर आवर के हिसाब से बैटरी जो रहता है उसके बेस पे आपको बेसिकली यहाँ पे इंसेंटिव मिलता है। तो मान लेते हैं कि 2 किलोवाट का अगर आपका बैटरी हुआ तो उस हिसाब से आपको 2500 करके 5000 रुपये मिलने चाहिए, और अगर 3 किलोवाट का हुआ तो 7500 रुपये मिलने चाहिए, और अगर 4 किलोवाट का रहा तो बेसिकली यहाँ पे आपको 10,000 रुपये मिलने चाहिए ना। पर यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना है कि हर एक व्हीकल में 5000 रुपये ही मैक्सिमम दिए जा सकते हैं। तो आप कितना भी खरीद लो, कितना भी बड़ा बैटरी खरीद लो, पैक खरीद लो, यहाँ पे आपको मैक्सिमम 5000 रुपये ही मिलेंगे। सो यहाँ पे 1 लाख रुपये अगर व्हीकल का प्राइस रहता है तो इससे हम 5000 रुपये माइनस कर देते हैं, आपको पड़ेगा लास्ट में जाकर 95,000 का। ठीक है, और ये एक बार ही एप्लीकेबल होता है, और ये पैसा जो है बेसिकली जो 5000 जो आपको माइनस कर दिया गया है, ये 5000 बेसिकली बाद में गवर्नमेंट एज ए इंसेंटिव के तौर पे कंपनी को दिया जाता है, जिस भी कंपनी का आप व्हीकल खरीद रहे हो। ठीक है, जैसे ओला है, एथर है, इलेक्ट्रिक के मामले में हीरो वीडा है। ठीक है, तो इन सब का खरीदोगे तो इनको बेसिकली मैक्स टू मैक्स आपको 5000 रुपये का इंसेंटिव दिए जाएंगे। ठीक है,
सो इसके बारे में बात करते हैं, स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो ये स्कीम लॉन्च किया गया था 29 सितंबर 2024 में। 2 साल के लिए इसको लॉन्च किया गया था, मतलब 2024 से 2026 के लिए लॉन्च किया गया था। बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया 31 मार्च 2028 तक, ठीक है। और जो इंसेंटिव देने की बात की जा रही है 5,000 रुपये करके पर व्हीकल, तो उसके लिए एक बजट निकाला गया है 11,900 करोड़ रुपए। तो इसी बजट के अंतर्गत जो है बेसिकली पैसा आपको मिलेगा अगर आप व्हीकल खरीदोगे पीएम ई ड्राइव स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। पीएम ई ड्राइव स्कीम से पहले था फेम स्कीम चल रहा था। और फेम स्कीम के बारे में बात करें तो यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट्स मिलती थी, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए तक भी जो है आपको व्हीकल में बेनिफिट्स मिलता था। पर अभी ये बेनिफिट्स कम कर दिया गया है। कहाँ एक टाइम था जहाँ पे 20,000 मिलता था और आज के टाइम पे आपको 5,000 रुपए मिलता है पर व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा न्यूज़ मिल जाएगा इसके अंतर्गत। याद रखते हुए चलना है कि 31 मार्च 2028 तक आपको इसका बेसिकली डेडलाइन मिलता है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया सिंपल, जो कि आपको एग्जाम में पूछा सकता है कि पीएम ई ड्राइव जो स्कीम है इसको कब तक एक्सटेंड किया गया है। तो इसको एक्सटेंड किया गया है मार्च 2028, एग्जैक्ट डेट 31 मार्च 2028 तक इसको एक्सटेंड किया गया है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो नेशनल एसिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कोलैबोरेशन लैब, इसके द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया का पहला बेसिकली लैब लॉन्च किया गया है, जो कि मोबाइल टेस्टिंग आपको लेबोरेटरी मिलने वाला है। सो इसके अंतर्गत क्या रहेगा, आप इमेज में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो लोकल फूड है, ठीक है, उसको टेस्ट किया जाएगा। जो लोकल फूड है उसको क्वालिटी अश्योर्ड रहे कि जो लोकल फूड जो सर्व किया जा रहा है वो आपको मिलेगा कि हेल्दी है, ठीक है, वो आपको मिलेगा कि हाइजीन है। उसको टेस्ट करने के लिए अभी के टाइम पे इंडिया का पहला मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब जो है बनाया गया है AIBL के द्वारा, ठीक है। सो इन्होंने बेसिकली अंडर द फ्रेमवर्क जो इनका इंटीग्रेटेड असेसमेंट प्रोग्राम है इसके अंदर लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत म्यूचुअल रिकॉग्निशन और रेगुलेटरी कन्वर्जेंस के अंतर्गत ये चीज़ की गई है, कन्वर्जेंस के अंतर्गत ये चीज़ की गई है। और इसके बारे में न्यू दिल्ली में बताया गया। तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्या है ये मोबाइल लैब। तो मैंने आपको इमेज के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश किया, आई होप यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। बाकी इसके बारे में स्ट्रैटेजी के अंतर्गत बात करते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को बात करें तो 1998 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली मिलने वाला है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, आपको पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे मिलेगी। और अभी के टाइम पे जो चेयरमैन है वो डॉक्टर संदीप शाह आपको चेयरमैन इसके दिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे बस आपको इतना तक चलना है कि इंडिया का पहला स्कीम लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब जो है बनाया गया है, जहाँ पे जो लोकल बेसिकली आपको मिलेगा फूड, उसको जो है चेक किया जाएगा कि लोकल फूड जो है सर्व किया जा रहा है जो हमें, वो क्वालिटी अश्योर्ड है कि नहीं, वो चेक किया जाएगा। तो ये आपको पूरा पूरा न्यूज़ मिलने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, इन्होंने पार्टनर किया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और दोनों मिलके बेसिकली जो GI टैग है इंडिया का उसको कमर्शलाइज करने की बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मिलेगा कि जो GI टैग बैनर है उसको लॉन्च किया गया 2 तरह के प्लेटफॉर्म पे। एक आपको मिलेगा ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल ई-कॉमर्स, और दूसरा आपको मिलेगा गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, ठीक है। तो दोनों जगह पे आपको मिलेगा कि भारत GI बैनर जो है लॉन्च किया गया। अब ये भारत GI बैनर के बारे में बेसिकली आपको GI टैग के बारे में पता रहेगा। GI टैग बेसिकली आपको रिकॉग्निशन देने के लिए रहता है कोई भी यूनिक प्रोडक्ट कोई भी एक जगह का। सो GI टैग के बारे में बात करें तो एक बार अगर GI टैग अगर किसी को दिया गया, किसी प्रोडक्ट को दिया गया, तो वो 10 साल तक वैलिड रहता है, 10 साल के बाद वापस से रिन्यू करना पड़ता है। और GI टैग किसके द्वारा दिया जाता है, GI रजिस्ट्री जो आपको तमिलनाडु बेस्ड मिलता है, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, उसके द्वारा दिया जाता है। सो यहाँ पे ONGC जो कि आप मान सकते हो एक तरह का प्लेटफॉर्म, डिफरेंट सेलर आ सकते हैं और डिफरेंट बायर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। सो यहाँ पे जो भारत GI है, इसके अंदर का जो भारत GI के अंदर का जो GI टैग प्रोडक्ट्स रहेंगे उसको लिस्ट किया जाएगा। तो जैसे आप इस बैनर में क्लिक करोगे तो GI टैग के जो आइटम्स है वो आपको लिस्ट हो जाएंगे सारे के सारे ONDC के अंतर्गत, और कोई भी बायर है तो वो खरीद सकता है। बाकी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंतर्गत
कोई भी पर्सन अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकता है और यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट किया जा सकता है वो सामान, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोक्योरमेंट किया जा सकता है, प्राइवेट के द्वारा प्रोक्योरमेंट किया जा सकता है। सो यहाँ पे आपको मिलने वाला है कि भारत जीआई बैनर यहाँ पे भी बनाया जाएगा, जहाँ पे जो भी जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट अपने आप से, जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, इससे प्रोक्योरमेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है आपको न्यूज़ मिलने वाला है पूरा का पूरा, जिसके लिए एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने पार्टनरशिप की है। अगर यहाँ पे बैनर के बारे में बात करते हैं तो बैनर को लॉन्च किया गया बिटवीन विच टू एंटिटी, याद रखते हुए चलना है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स आपको मिलेगा। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम चले तो अमित शाह जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स संभाल रहे हैं, अभी के टाइम पे पुडुचेरी गए हुए थे। सो उसी दौरान इन्होंने लॉन्च किया है हर घर तिरंगा यात्रा। हर घर तिरंगा यात्रा के बारे में बात करें तो अभी के टाइम पे हमारा 150वीं आपको मिलेगा कि वंदे मातरम जो है उसको देखते हुए इसको लॉन्च किया गया है, और इंडिपेंडेंस डे आ रहा है उसको देख के भी किया गया है। सो यहाँ पे बेसिकली जो प्लान था मोदी जी के द्वारा 2022 में लॉन्च किया गया था हर घर तिरंगा कैंपेन, जिसके अंतर्गत हर घर में जो है बेसिकली तिरंगा लगाने के लिए जो हमें अनकरेज किया गया था, तो उसी को देखते हुए अभी के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया है पुडुचेरी में अमित शाह जी के द्वारा, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखते हुए चलना है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा इतना डीप में पढ़ने की जरूरत है नहीं। इसके साथ ही अमित शाह के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंसी कलर भी दिया गया है। प्रेसिडेंसी कलर जो है इंडियन पुलिस को दिया जाता है, जो भी पुलिस अच्छा काम करती है उनको, और अभी के टाइम पे पुडुचेरी पुलिस को ये दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखते हुए चलनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हर घर तिरंगा यात्रा, तो ये पुडुचेरी में लॉन्च हुआ है, और ये एक तरह का यात्रा है जिसके अंतर्गत हम बेसिकली आपको मिलेगा कि हर घर तिरंगा यात्रा के तौर से इसको जाना गया है। और यहाँ पे कितने साल जो है वंदे मातरम का होने वाला है उसके दौरान इसको लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखते हुए चलना है 150वीं जो है साल होने वाली उसी दौरान इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो अभी के टाइम पे जो यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं, इनके द्वारा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर संभाल रहे हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है NSP बेस्ड स्कॉलरशिप डिसबर्समेंट। तो ये आपको मिलेगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के अंतर्गत। ये एक तरह का स्कॉलरशिप है जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है उनको दिया जाएगा, और जिसके लिए बताया गया है कि अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टोटल 21.35 करोड़ स्टूडेंट को अब तक स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट किया गया इस पोर्टल के थ्रू। और यहाँ पे आपको 6000 से ज़्यादा एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिया गया है DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत इनके सीधे बैंक अकाउंट में पैसा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है बताई गई है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, ठीक है, इस पोर्टल के अंतर्गत बताई गई है। और यहाँ पे आपको याद रखते चलना है कि ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है ये आपको मिलेंगी बेसिकली ICAR के बारे में बात करें तो ICAR जो है वो 1905 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। उस समय इसको एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद 1936 में इसका नाम चेंज करके इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया था, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद ये चीज़ की गई थी, और उसके बाद ही आपको मिलेगा कि यहाँ पे बिहार से शिफ्ट करके इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में कर दिया गया था, ठीक है। तो बिहार से पूछा भूल जाओ, ये बिहार से इसको शिफ्ट करके न्यू दिल्ली में कर दिया गया था, ठीक है। तो जो ICAR है उसी का एक आपको सब इंस्टीट्यूट मिलेगा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बेसिकली आपको मिलेगा कि वन ऑफ द लीडिंग एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर काम करती है। सो यहाँ पे याद रखते हुए चलना है कि बेसिकली ये जो इवेंट हो रहा था ये न्यू दिल्ली में हो रहा था, उसी दौरान जो है इनके द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई थी, और इस जो प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। बाकी इस न्यूज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको जो ये बॉक्स दिया रखा हुआ है ब्लू कलर का, इसी में आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल गए हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है।
बाकी नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि यूनियन मिनिस्टर जो पीयूष गोयल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री संभाल रहे हैं। सो इनके द्वारा ऑनर किया गया है जो भी टॉप बायर और टॉप सेलर है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, इसके अंतर्गत जो भी गवर्नमेंट है, अगर इनको सामान खरीदना होता है, कोई भी इक्विपमेंट खरीदना है, कोई भी मशीन खरीदना है, तो वो सीधे के सीधे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंतर्गत प्रोक्योरमेंट कर सकता है। ठीक है, तो जो टॉप बायर हैं और जो टॉप सेलर हैं उनको आपको मिलेगा कि ऑनर किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ की लॉन्चेस भी हुए हैं। पहला आपको मिलेगा हेल्डेक्स शॉर्ट कोड। यहाँ पे आपको एक हेल्डेक्स शॉर्ट कोड लॉन्च किया गया है जो कि 5 डिजिट का रहने वाला है, जिसका नंबर आपको मिलेगा 14550, जिसके अंतर्गत कोई भी अगर बायर है, सेलर है या तो स्टेक होल्डर है, ठीक है, अगर इनको ई गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के अंतर्गत कुछ भी चीज़ें समझनी है, कुछ भी चीज़ें बेसिकली जाननी है, एक्सेस करना है, सपोर्ट, तो इस नंबर का यूज़ करके कर सकता है। उसके साथ ही एक कस्टमाइज माई स्टैम्प भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये माई स्टैम्प के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कंट्रीब्यूशन टू डिजिटल गवर्नेंस। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि जो ई मार्केट प्लेस है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, उसको डिजिटल गवर्नेंस करने के लिए एक तरह का स्टैम्प भी लॉन्च किया है कस्टमाइज। उसके साथ आपका एक फिल्म मिलने वाला है। जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, इसको टोटल 10 साल हो चुके हैं लॉन्च करते हुए, तो इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है, उसको भी लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है पहली चीज़ कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो यूनियन मिनिस्टर है पीयूष गोयल, इनके द्वारा ऑनर किया गया है टॉप बायर और सेलर को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में। उसके साथ ही आपको मिलेगा कि एक हेल्प डेस्क कोड लॉन्च किया गया है जो कि 14550 आपको मिलने वाला है। इसके साथ ही जो 10 साल का इनका काम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का, उसके ऊपर एक फिल्म भी बनाया गया है जो कि आपको याद रखते हुए चलना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखते हुए चलना है। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने रिलीज़ किया है क्वार्टरली बुलेटिन ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, और ये अप्रैल से लेकर जून 2026 के लिए लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट सर्वे जो आपको मिलेगा तो जुलाई से लेके अगस्त और सितंबर का मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप अपकमिंग SBI PO की जैसे तैयारी कर रहे हो तो ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट दर्शाता है अनएम्प्लॉयमेंट, कितना हमारे में अनएम्प्लॉयमेंट है वो दर्शाता है। सो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बात करते हैं जो कि 15 साल के ऊपर के हैं, तो यहाँ पे अप्रैल से लेकर जून 2026 में आपको मिलेगा 5.4%। ठीक है, प्रीवियस क्वार्टर जो था उसमें 5% था, अभी एम्प्लॉयमेंट रेट और बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर ओवरऑल अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में बात करें 15 साल के ज़्यादा, जो कि लेबर फोर्स के ऊपर बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, सो यहाँ पे 54.6% ओवरऑल मिलेगा। उसमें से रूरल आपको मिलेगा 56.9% और अर्बन आपको मिलेगा 50.2%। तो जितने भी परसेंट है ये सारे आपको एग्जैक्ट डेटा याद रखते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ से किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे बस आने में एम्प्लॉयमेंट रेट याद रखना है 5.4, और इसके साथ याद रखना है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ओवरऑल वो आपको 54.6 आपको मिलने वाला है। ठीक, बाकी यहाँ पे दो तरह के रेट्स हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जो लेबर फोर्स है जो कि एक्टिवली एम्प्लॉयमेंट नहीं ले रहे हैं उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है, और इसके साथ ही जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इसके अंतर्गत मेजर द परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, वो तो एम्प्लॉयड हो या एक्टिवली एम्प्लॉयमेंट चाह रहे हो, तो उसको जो है इसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंतर्गत 54 है और पिछले बार से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो जितना ज़्यादा लेबर फोर्स होगा उतना ज़्यादा आपको पीपल पार्टिसिपेट करते हुए मिलेंगे वर्क फोर्स में। ठीक है, तो पिछले साल बात करते क्वार्टर से, तो पिछले क्वार्टर से इस बार घटा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि लेबर पार्टिसिपेशन यहाँ पे हमें घटते हुए दिख रहा है। पिछली बार कितना था 55.5 आपको मिल रहा था। नेक्स्ट
मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने लॉन्च किया है प्रगति ज्ञान धाम। प्रगति ज्ञान धाम के बारे में बात करें तो ये एक तरह का इको एजुकेशनल हब रहने वाला है, जिसके अंतर्गत जितने भी साइंटिस्ट है, ठीक है, जितने भी साइंटिस्ट है, जितने भी आपको मिलेंगे रिसर्चर है, उनको एक साथ लाया जाएगा। और इस हब के अंतर्गत आपको मिलेगा कि साइंटिफिक रिसर्च, एनवायरमेंटल एजुकेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बोटेनिकल हेरिटेज, ये सब कुछ आपको एक साथ ही मिलने वाला है। तो इन सब के ऊपर बेसिकली रिसर्च होगा और इसको लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश लखनऊ में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश लखनऊ में MPBC जो इनका सेंटर है, इसके अंदर इसको लॉन्च किया गया है। अगर इसके बारे में बात करते हैं, इसको डेवलप किया गया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, प्रगति ज्ञान धाम जो है ये एक तरह का आपको इको एजुकेशनल हब मिलने वाला है, जिसका काम होगा ग्रेटर अवेयरनेस अबाउट इंडिया प्लांट डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट डाइवर्सिटी, इन सबको अवेयर करने का, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा प्लांट के बारे में है या इन्वायरमेंट के बारे में है, हमें इतना अवेयरनेस नहीं है, वही अवेयरनेस फैलाने का काम इस प्लेटफॉर्म का रहने वाला है, ठीक। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे कुछ की इनिशिएटिव्स के बारे में बात करते हैं जो इसी दौरान लॉन्च किया गया था। एक लॉन्च किया गया था हर्बल फार्मूला, जिसके अंतर्गत मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जो है बनाया गया था, प्लांट्स के लिए ये आपको मिलेगा, और इसको हिमालय के साथ मिलकर किया गया था। दूसरा आपको मिलेगा एक डॉक्यूमेंट्री लॉन्च किया गया जिसके अंतर्गत इंडिया का जो हेरिटेज गार्डन है उसके बारे में सब कुछ बताया गया है। तीसरा आपको मिलेगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टू कुदम बसरी। तो यहाँ पे आपको याद रखते हुए चलना है कि 4 तरह के प्लांट बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है कुदम बसरी जो स्टेट पॉवर्टी मिशन केरला का है, इसके अंदर लॉन्च किया गया है। एक तो आपको डैंड्रफ ऑयल मिलने वाला है, ठीक है, एक परफ्यूम आपको, 2 तरह के परफ्यूम आपको मिलेगा, एक तरह का सीरम मिलने वाला है। तो ये सारा टेक्नोलॉजी जो है केरला को अभी के टाइम पे ट्रांसफ़र किया गया है, ठीक है। CSIR मतलब क्या हो गया यहाँ पे, CSIR हमारा हो गया काउंसिल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। सो इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट आपको मिलने वाला है। उसके बाद लो कॉस्ट फोटो बायो रिएक्टर टेक्नोलॉजी भी लॉन्च किया गया है। सो ये जो है बेसिकली आपको मिलने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको आप छोड़ भी सकते हो अगर छोड़ना चाहो तो ये एक तरह का फोटो बायो रिएक्टर जो है बनाया गया है, जिसका काम होगा कि जो साइंटिफिक रिसर्च है या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उनके बीच में जो भी कनेक्शन है उसको जोड़ने का, क्योंकि यहाँ पे आपको गैप दिखता है जो हम रिसर्च करते हैं और जो हम बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजली यूज़ करते हैं उसमें, तो उसी को देखते हुए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि इस प्लेटफॉर्म को कहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसको लखनऊ उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है, प्रगति ज्ञान धाम को, ठीक है। नेक्स्ट, एयरटेल बिजनेस, जो कि आपको एयरटेल का ही एक आर्म मिलने वाला है। इन्होंने ITI लिमिटेड के साथ पार्टनर किया है और दोनों मिलके एक साइड से बेसिकली एंटरप्रेन्योर सॉल्यूशन देने के लिए काम करने वाले हैं, जहाँ पे आपको मिलेगा कि एंटरप्रेन्योर जो रहेंगे उनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब कुछ मिल पाए, उसी के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो एक छोटा सा न्यूज़ आपको मिलने वाला। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो अदानी एयरपोर्ट सिटी लिमिटेड अभी के टाइम पे स्टेप डाउन होली ओन बाय, बेसिकली अदानी के साथ, अदानी के द्वारा ही बाय किया गया है। सो इनको अभी के टाइम पे अदानी एयरपोर्ट सिटी लिमिटेड ग्लोबल IFFC लिमिटेड जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। सो बेसिकली जो IFFC गिफ्ट सिटी आपको पता रहेगा जो गांधीनगर में है, तो वहाँ पे इनको लाइसेंस दे दिया गया है कि ये अपना ब्रांच ओपन कर सकते हैं और एक तरह से लिमिटेड कंपनी की तरह से बन सकते हैं। और इसके साथ ही आपको मिलेगा कि ये एक्ट करेंगे एज अ ग्लोबल ट्रेजरी सेंटर के तौर पे, ठीक है। ग्लोबल ट्रेजरी सेंटर का मतलब क्या हुआ कि ये एक तरह का स्पेशल फाइनेंशियल यूनिट दैट मैनेज अ कंपनी ग्लोबल कैश फ्लो फंडिंग मैनेज इन्वेस्टमेंट और
फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। सो इनका काम होगा कि जो अदानी है, अदानी के पास जो भी पैसा बाहर देश से आ रहा है या बाहर देश में जा रहा है या कोई भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो सब कुछ संभालने का काम इनका ही रहने वाला है। और इसको बनाने के लिए जो कैपिटल लगा है वो 5 लाख रुपए का लगा है, पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान देते हुए चलना है इसके अंतर्गत। ठीक है, अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड के बारे में बात करें तो ये एक तरह का आपको एयरपोर्ट ऑपरेटिंग आर्म आपको मिलने वाला है अदानी का, जिसका हेडक्वार्टर आपको अहमदाबाद गुजरात में मिलेगा। अगस्त 2019 में इसको फॉर्म किया गया था और इसमें आपको 100% सब्सिडी आपको अदानी की ही मिलती है। ठीक है, तो अगर इसके अंतर्गत कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा हो अदानी एयरपोर्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत, तो इनके लिए एक अलग से ही ग्लोबल IFC लिमिटेड बना दिया गया है, जिसका काम होगा कि इस तरह कोई भी अगर फंडिंग वगैरह हो रही होगी, इन्वेस्टमेंट वगैरह हो रही होगी, तो सब कुछ इसके द्वारा ही मैनेज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ से बढ़ते हैं। तो जो VOC पोर्ट है तमिलनाडु में, ये हमारा पहला पोर्ट है जिनको ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन 5001 2028 का सर्टिफिकेशन दिया गया है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ठीक है, तो जो सिस्टम है एनर्जी मैनेजमेंट करने का, वो इन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है, काम किया है, जिसकी वजह से VOC पोर्ट को ये जो सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें तो VOC पोर्ट जो तमिलनाडु में है, ये हमारा पहला पोर्ट है जिसको ये सर्टिफिकेशन दिया गया है। कौन सा? ISO 5001 2018, ये आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने पार्टनर किया है एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया, और दोनों ने मिलके बेसिकली आपको मिलेगा कि बेसिकली यहाँ पे आपको मिलेगा कि जो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन है, जो भी ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट में इंडियन स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये एक तरह का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जो डिजी लॉकर से आपको इंडिकेट मिलने वाला है। तो कोई भी अगर इंडियन स्टूडेंट है जो ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहता है और उसका डॉक्यूमेंट अगर ऑलरेडी जैसे क्लास 12 की मार्कशीट हो, क्लास 10 की मार्कशीट हो, या डिफरेंट डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए होता है एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, तो वो सारा कुछ डिजिटल लॉकर में अगर अपलोड करके रखा हो तो उसका फास्ट वेरिफिकेशन हो जाएगा इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत। ठीक है, तो उसी के लिए नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और फिर एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया ने पार्टनर किया है। ठीक है, सो यहाँ पे जो वेरिफिकेशन है जिसको करने में 5 से लेकर 9 दिन लग जाते थे, अभी के टाइम पे वो सिर्फ 120 मतलब 2 मिनट से लेके आपको मिलेगा कि 4 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह का प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जहाँ पे इंडिया के जो स्टूडेंट है वो ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं और उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जल्दी से जल्दी हो जाए, उसी के लिए ये एक तरह का पार्टनरशिप किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो AAERI वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसके अंतर्गत इंडियन स्टूडेंट कौन से यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके आगे चलना है ऑस्ट्रेलिया आपको मिलेगा। नेक्स्ट, सेंटर काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, जो कि बेसिकली आपको एक तरह से रिसर्च गवर्नमेंट का ही एजेंसी मिलता है जो रिसर्च करता है आयुर्वेदिक साइंस में इन्होंने पार्टनर किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ पार्टनर करके जो आयुष सेक्टर है उसके अंतर्गत जो भी साइंटिफिक रिसर्च है, क्वालिटी स्टैंडर्ड है, उसको बिल्ड करने का काम करेंगे। ठीक है, तो दोनों मिलके आपको मिलने वाला है, करने वाला है। और इसी के साथ ये BIS का ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का ये हैंडेड भी आपको MU मिलने वाला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये फर्स्ट एवर MU है जो कि आयुष ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया गया है। और BISE है जो ISI जो इंडियन स्टैंडर्ड जो मार्क रहता है, ISI मार्क रहता है, वो देने का काम करती है। सो अभी के टाइम पे जो आयुष सेक्टर है या आयुष रिलेटेड प्रोडक्ट है उसमें भी ISI मार्क देने का काम जो है करने के लिए ये एक तरह का पार्टनरशिप किया गया है। ठीक है, नॉट ओनली ISI, मतलब जो हमारा बेसिकली स्टैंडर्ड रहता है, एक स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है सबको। जैसे कि आपने ISI मार्क कहाँ पे देखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम में देखा होगा,
ठीक है। तो वही सेम चीज़ आपको एक तरह का मार्क या तो एक तरह का स्टैंडर्ड बेसिकली बनाने के लिए आयुष प्रोडक्ट के लिए भी ये एक तरह का MU साइन किया गया है दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, और ये BIS का 100 MU है, जिसकी वजह से एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये फर्स्ट एवर MU आयुष ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया गया है। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर बढ़ते हैं। सो अभी के टाइम पे जो ये दिख रहे हैं, इनका नाम आपको याद रखते हुए चलना है, अरिंदम बख्शी। सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं UN इन जेनेवा में। इनके द्वारा जो परमानेंट मिशन टू द यूनाइटेड नेशन इन जेनेवा, इसके द्वारा 5 पीकॉक जो है डोनेट किए गए हैं, ठीक है। तो जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस एट जेनेवा है, इनके जो जनरल डायरेक्टर है, उनको 5 तरह के पीकॉक डोनेट किए हैं। 5 में से आपको 4 तो आपको ब्लू कलर के पीकॉक जो नॉर्मल पीकॉक होते हैं वो दिखेंगे, एक आपको व्हाइट फेदर मेल पीकॉक दिखेगा, ये बहुत रेयर है, फोटो देख पा रहे होंगे आप, तो ये बहुत ज़्यादा रेयर है, ये भी डोनेट किया गया है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है पहली बार डोनेट किया जा रहा है, ये दूसरी बार डोनेट किया जा रहा है, इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखते हुए चलना है कि ब्लू और फिर व्हाइट ये दिखाता है UN जेनेवा का जो सिंबल है वो, तो उसी को देखते हुए ये जो है पीकॉक डोनेट किया गया है, ठीक है। डोनेट कहाँ पे किया गया है? स्विट्जरलैंड का एक पार्क आपको मिलेगा, जेनेवा में पार्क आपको मिलेगा, वहाँ पे बेसिकली इसको रखा जाएगा। अभी डोनेट किया गया है, स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते जो है बेसिकली यहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। इंडिया से जो है आपको मिलेगा कि अचानक से स्विट्जरलैंड का इन्वायरमेंट होगा, तो पहले इसको इन्वायरमेंट में थोड़ा रखा जाएगा, देखा जाएगा, उसके बाद जो इसका पार्क है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, यहाँ पे इसको रखा जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं कुछ बैकग्राउंड की, तो 1981 में जो PM इंदिरा गांधी जी थी हमारी, उन्होंने दिल्ली जू से बेसिकली एक पेयर भेजा था UN जेनेवा में, और अभी के टाइम पे इंडिया की तरफ से सेकंड टाइम जो है इस तरह कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो पीकॉक है ये आपको बेसिकली जेनेवा से ही ओरिजिन मिलता है, कुछ ऐसा कहा जाता है, और उसी को देखते हुए अभी के टाइम पे इसको वहाँ पे रखा गया है, ठीक है, दिया गया है। बस एक छोटा सा न्यूज़ आपको मिलने वाला। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि किसके द्वारा दिया गया है, किसको दिया गया है, पीकॉक दिया गया है। पीकॉक भी आपको ब्लू 4 दिखेंगी, व्हाइट आपको मेल फेदर वाला एक आपको दिखने वाला है, और कहाँ पे दिया गया है, पार्क आपको ऐसे ही चलना है। बस इंपॉर्टेंट इतना ही मिलेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं। अवार्ड में बढ़े तो अभी के टाइम पे ये एक मेडल है जो कि दीपक धर जो हमारे प्रोफेसर है उनको दिया गया है। इनके बारे में बात करते हैं तो ये अवार्ड बात करें तो ये अवार्ड बेसिकली उनको दिया जाता है जो कि बेसिकली कुछ न कुछ अच्छा काम करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है थ्योरेटिकल एंड स्टैटिस्टिक्स मैकेनिज्म, उनके ऊपर ये अवार्ड दिया गया है। और इसके साथ ही आपको याद रखना इनका एक एल्गोरिदम था, बर्निंग एल्गोरिदम, ठीक है, जिसका काम था अर्थक्वेक को पहचाना, AI और एप्लीकेशन फ्रॉम अर्थक्वेक टू AI एंड फाइनेंशियल मार्केट। तो इन्होंने एक एल्गोरिदम बनाया था जो कि आपको मिलेगा कि अर्थक्वेक से AI तक और फाइनेंशियल मार्केट किस तरह से इम्पैक्ट होता है, वो सारा कुछ बेसिकली इन्होंने बनाया था, ठीक है। और ये पहले साइंटिस्ट थे जिनको ये अवार्ड दिया गया है, तो इसीलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और ये ऐसे लौते नहीं है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। इनका अवार्ड आपको मिलेगा फ्रांस की तरफ से, बर्नेट मैक इटली की तरफ से, और यहाँ पे आपको मिलेगा इजराइल और USA की तरफ से। बेसिकली इन सब के साथ ये शेयर किया गया है। दीपक धर आपको याद रखते हुए चलना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिलेगा, ये स्टार लगा लो, इसको स्टार लगाते हुए चलो। नेक्स्ट डिफेंस के ऊपर बढ़ते हैं। सॉरी डिफेंस नहीं है, ये हमारा बेसिकली बुक एक मिलेगा जो कि एक बुक रिलीज किया गया है मोदी जी के द्वारा, माई स्ट्रगल माई लाइफ। तो ये रामनाथ कोविंद ने ये बुक लिखा है, पर रिलीज किया गया है मोदी जी के द्वारा। और इसमें रामनाथ कोविंद जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे 14 नंबर के, अभी के टाइम पे कौन है,
द्रौपदी मुर्मू जी है, जो कि 15 नंबर की हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिखती है। 14 नंबर के जो प्रेसिडेंट थे इससे पहले, रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने ये बुक लिखा और इन्होंने अपने बारे में बताया है। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो आपको मिलेंगी। इन्होंने अपने बारे में बताया है किस तरह से इनका एजुकेशन वगैरह है, किस तरह से इन्होंने अपनी पैसे से संभाली है 2017 से लेकर 2022 तक, वो सारा कुछ इस बुक के अंतर्गत लिखा हुआ है। ठीक है, और ये बुक बेसिकली लोगों को जागरूक करेगा, लोगों को एजुकेट करेगा, उसके डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं वो बताने का काम करने वाला है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बुक है। पब्लिशर इंपॉर्टेंट नहीं है, पब्लिशर आपको मिलेगा रूपा पब्लिकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया, पर बुक के बारे में पता होना चाहिए, बुक किसके बारे में है और कौन लिखा है। रामनाथ कोविंद जी के द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा रिलीज किया गया, बुक का नाम, बेसिकली ये सारे क्वेश्चन से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी बात करें पीडीएफ की, तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक है डिस्क्रिप्शन। बाकी वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखने से चैनल। बाकी कुछ समय से क्लास सही टाइम पे नहीं हो पा रही क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, पर अब कल से या परसों से, बेसिकली कल से हम ट्राई करेंगे, कल से जो है सारे के सारे लाइव क्लास टाइम पे हो 9:30 पे। कल से नहीं भी हो पाता तो परसों से गारंटी आपके लिए लाइव क्लास जो है टाइम पे आएगा। ठीक है, 9:30 AM। ठीक है।